भी अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया और भारत भी उन तमाम चीजों में बढ़ोतरी कर रहा है जिसकी जरूरत है। अब ये जो पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की बात रही जिसमें एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए, हाल के दिनों में खबर आई कि चाइना ने पांचवी जनरेशन का लड़ाकू विमान अब पाकिस्तान को देने का फैसला किया है। ये एक चुनौती भी है और इससे निपटना भी है, और सरकार का यह फैसला क्या इसी से जोड़कर देखा जाए? मनोज, मैं थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करूंगा जी। कि हम लोग पाकिस्तान सेंट्रिक ना हो। जी। पाकिस्तान की अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हम्म। अगर ये एयरक्राफ्ट आएगा तो चीन से आएगा, तो चीन के पास में ये कैपेबिलिटी है कि उन्होंने J-20, एक पहला उनका जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है वो बनाया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा और इसीलिए उनको J-35 के लिए जाना पड़ा, जो कि कहते हैं कि ये बहुत बेहतर एयरक्राफ्ट है J-20 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी तक ये सब वॉर टेस्टेड नहीं है, बैटल जोन टेस्टेड नहीं है, जी। इसलिए उसके ऊपर में ज्यादा हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। जहां तक जो फिफ्थ जनरेशन के आप एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये एक आप इसको गेम चेंजर कह लीजिए या टेक्नोलॉजी अपडेटेशंस जो है वो बहुत ज्यादा है इसमें। इसके जो एविएशन एवियोनिक्स होते हैं, जो कि आपको सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन गैदर करके देते हैं, चाहे वो बैटलफील्ड का हो, चाहे वो आपके जो कॉम्बैट जितने सारे इक्विपमेंट आपके हैं उनका हो, तो बहुत एडवांस इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स होता है। स्टील्थ तो जैसे जनरल साहब ने कहा वो तो होता ही है कि आप उसको रेडार पे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं यूजुअली। हालांकि जो चीन का J-20 था उसको हमारे रेडार ने पिकअप किया था, यहाँ तक कि सिर्फ ग्राउंड रेडार नहीं, यहाँ तक कि एयरबॉर्न रेडार ने भी, जो एवैक्स या AEW एयरक्राफ्ट हमारे हैं उसने भी उसको डिटेक्ट किया हुआ था, तो वो एब्सोल्यूट स्टेल्थ नहीं था। इसके अलावे इसका इसको इंटरसेप्ट करने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी होते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में, कि आप एनिमी के ग्राउंड में चले जाइए, वहां पे जितना आपको कहर ढाना है वो कहर ढा लीजिए और फिर वापस आप आ जाइए, आपको डिटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। ये एयरक्राफ्ट ऐसी होती है कि जिसका कोई सिग्नेचर आप रेडार पर नहीं देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपका जो जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जो आपके जितने संयंत्र होते हैं सारे छुपे होते हैं। यहाँ तक कि एडवांस एयरक्राफ्ट जो होती है उसकी जो कैनोपी भी होती है वो भी ग्लास कॉकपिट होती है। उसका उसका जो सिग्नेचर है आपके इजेक्शन सीट का या और सब चीजों का जो कॉकपिट में होता है उसका भी सिग्नेचर नहीं आता है, तो आपकी आउट ऑफ द फ्यूल आउट ऑफ व्यू जो फीड होती है बहुत कम होती है। और इसीलिए ऐसे पायलट को 360 डिग्री जो उसका ऐसे होता है, हम लोग कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, कि आपके दाएं में क्या है, बाएं में क्या है, आगे कौन है, पीछे कौन है, आप देख नहीं सकते हैं। तो वो सारी इमेज जो है, इमेजरी, वो सारे सेंसर्स उनको बना के देते हैं और इसमें प्लेथोरा ऑफ सेंसर्स होते हैं। सारी चीजें वहां पे आपके सामने में होती है और इतने जब सेंसर होते हैं तो पायलट अकेला काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वहां पे एक लिमिटेड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी होती है, जो कि ये डिसाइड करती है कि आखिर पायलट को कौन कौन से इमीडिएट जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन हैं वो पेश करना है और बाकी सारा काम वो जो है AI करता है। तो ये शॉर्ट में ये हमारा फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट होता है। अब जो आप AMCA की बात कर रहे हैं, तो देखिए AMCA का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। मैं DRDO में था, मैं जॉइंट डायरेक्टर था DRDO में। हमने आई थिंक 2016-2017 में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था, तभी से चल रहा है। NFTC तो बहुत सालों से कन्विंस्ड है कि उनको फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, और इसीलिए आडा ने इसके ऊपर में काम करना शुरू किया था। इसकी PDR बहुत पहले, मेरे ख्याल से 2020 में इसकी पीडीआर होती है, प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू। जब स्पेसिफिकेशंस आते हैं आपको एयर हेडक्वार्टर से, एयर स्टाफ डायरेक्टरेट से, तो वो प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू को आप एक बेंच मॉडल में डालते हैं। फिर जब वो काम करने के लायक होता है तो उसके आप CDR करते हैं, क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू। वो भी मेरे ख्याल से 2023 में हुआ था। और यहाँ तक कि पिछले साल जो CCS है, कैबिनेट कमेटी, उन्होंने अप्रूवल दी थी कि इन प्रिंसिपल हमें इस एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तो आज जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि हाँ हम इसके साथ में जा रहे हैं, ये बहुत सराहनीय स्टेप है। मुझे और थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि अभी
अगर हम लोग कहते हैं कि अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसका जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो ऑलरेडी है, अभी इसमें इंडिजिनस इंजन लगाने की कोशिश की जा रही है, वो तो अति सराहनीय है, क्योंकि ये चीजें बहुत दिनों से हम लोगों के दिमाग में था कि अगर कम परफॉर्मेंस का अगर 2 इंजन लगा दिए जाएं तो आपको जितना थ्रस्ट चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस होते हैं डिजाइनिंग के फेज पे, जब हम लोग बेंच पे जब डिजाइन करते हैं, तो डिजाइनिंग बोर्ड पे जब करते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हैं तो मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा कि 2000 जो 30 कहा आपने, तब तक इसकी अगर स्क्वाड्रन आ जाए तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रोटोटाइप आपने एयर शो में बैंगलोर में देखी हुई है। अब इसमें वो इंजन लगनी है, काम आसान नहीं होता है, कहना बड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन काम आसान नहीं होता है। और चूंकि ये एविएशन सिस्टम्स हैं, इसमें हर सिस्टम को सर्टिफाई करना, एयर वर्दीनेस और फ्लाइट वर्दीनेस, ये सर्टिफाई करना जरूरी होता है, जिसके लिए कि सिमला के एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आरसीए में हम लोग उसको बोलते हैं, रीजनल सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस, तो उससे एक एक चीज का सर्टिफिकेशन करते जाना हुआ होगा। और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ये बहुत कम सालों में बन के तैयार होगा, अगर अपना इंजन है। लेकिन अगर इंजन हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो कि मार्क टू जो एएमसीए का होगा, वो बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, 6.5 टन या 7 टन उसकी वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी होगी, उसकी जो एयर फ्रेम होगी वो ज़बरदस्त होगी। वहाँ यहाँ तक कि उसके जो जी, इंटेक होते हैं, एयर इंटेक, वो भी स्नेक एयर इंटेक होगा। तो बहुत सारी चीजें आप आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं, बहुत सारी लेकिन चीजें आने सराहना वाले दिनों में देखने को आएंगी और निश्चित तौर पर ये एक बेहतर उपस्थिति भी दर्ज करेंगी। शुक्रिया हम करेंगे अनुज जी का, शुक्रिया हम करेंगे बी एन झा साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि